क्या रशिया ने भारत को S-500 सिस्टम देने से मना कर दिया है? क्या पाकिस्तान और टर्की के कान फाइटर की वजह से एमका पर प्रेशर अभी बढ़ने वाला है? और क्या रफाल एम पहली बार INS विक्रांत पर उतरने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की फ्यूचर एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया की तरफ से अभी भारत को अपना S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को सीधा एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया गया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि इसके बदले रशिया की तरफ से भारत को एक नया प्रपोजल दिया जा रहा है। इस प्रपोजल के अंदर मॉस्को की तरफ से भारत के साथ मिलकर S-500 की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को ऑफर किया जा रहा है, जिसे भारत के एम्बिशियस प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के अंदर इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब इंडियन एयरफोर्स S-400 सिस्टम के साथ फ्यूचर में S-500 सिस्टम को भी सर्विस में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रशिया की तरफ से अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट और लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी की वजह से S-500 को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने से मना किया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल रशिया अपनी आर्म्ड फोर्सेस को S-500 सिस्टम को डिलीवर करने पर फोकस कर रहा है। इस वजह से डायरेक्टली इसको सेल करने की जगह रशिया की तरफ से टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का ऑप्शन भारत को प्रपोज किया जा रहा है। अगर ये प्रपोजल फ्यूचर में फाइनल हो जाता है तो भारत को S-500 से जुड़ी कई एडवांस टेक्नोलॉजी मिल सकते हैं, जिनका इस्तेमाल भारत प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के डेवलपमेंट में कर सकता है। प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र का ऑब्जेक्टिव एक ऐसा मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क को बनाना है जो S-400 DRDO के प्रोजेक्ट कुसा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज रडार्स और कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क को एक ही आर्किटेक्चर में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिस्टम का उद्देश्य सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट या क्रूज मिसाइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हाइपरसोनिक वेपन और इंटरमीडिएट या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी टैकल करना इसका काम होने वाला है। सबसे खास बात यह कि भारत पहले ही बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 1 को डिप्लॉय कर चुका है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 2 और फेज 3 पर अभी काम तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में रशिया के साथ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन भारत के इंडिजिनस मिसाइल डिफेंस इकोसिस्टम को और भी बेहतर कर सकता है। इससे फ्यूचर अपग्रेड के लिए भी भारत को किसी दूसरे देश पर ज्यादा निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कुल मिलाकर अगर रशिया और भारत के बीच ये जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम रियलिटी में आगे बढ़ता है तो ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं होने वाला है, बल्कि भारत के फ्यूचर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस फील्ड को एक नए लेवल पर ले जाने वाला एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को S-500 टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन पर आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि DRDO की तरफ से अभी पिनाका रॉकेट सिस्टम का सबसे एडवांस वेरिएंट यानी पिनाका मार्क 4 को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसका टारगेट रेंज लगभग 300 किलोमीटर होने वाला है। और अगर सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चलता है तो ये सिस्टम इंडियन आर्मी के फ्यूचर इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स का एक मेजर हिस्सा बनने वाला है। रिपोर्ट के हिसाब से DRDO का टारगेट है कि 2028 तक पिनाका मार्क 4 का पहला प्री प्रोडक्शन बैच को तैयार किया जाएगा। इसके बाद इस सिस्टम की डेवलपमेंटल और यूजर असिस्टेड ट्रायल को शुरू किए जाएंगे। अगर ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद 2030 के आसपास इसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है और इसको इंडियन आर्मी में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। पिनाका सिस्टम की बात करें तो ये लगातार अपग्रेड होता आ रहा है। पहले इसका रेंज 40 किलोमीटर के आसपास लिमिटेड था, फिर इसको 75 किलोमीटर के आसपास इंक्रीज किया गया था और उसके बाद इसको 120 किलोमीटर के आसपास बढ़ाया जा चुका है। लेकिन अभी पिनाका मार्क 4 के साथ भारत इसकी रेंज को सीधा 300 किलोमीटर के आसपास ले जाने की प्लानिंग कर रहा है। इस रेंज के साथ ये सिस्टम कन्वेंशनल रॉकेट आर्टिलरी और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के बीच के गैप को फिल करने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक पिनाका मार्क 4 में एडवांस गाइडेंस और नेविगेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये एनिमी के कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक हब्स, एयर डिफेंस साइट्स या ट्रूप कंसंट्रेशन जैसे हाई वैल्यू टारगेट को एक्यूरेटली एंगेज कर पाएगा। सबसे खास बात यह कि ये प्रोजेक्ट भारत के इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स कॉन्सेप्ट का एक मेजर हिस्सा बनने वाला है। फ्यूचर में पिनाका मार्क 4, गाइडेड पिनाका, प्रलय क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे इंडिजिनस लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सिस्टम एक साथ मिलकर एक लेयर्ड स्ट्राइक आर्किटेक्चर को क्रिएट करने वाले हैं, जिससे बैटल फील्ड में डिफरेंस रेंज पर टारगेट को बहुत तेजी के साथ एंगेज करना भारत के लिए काफी आसान बनने वाला है।
अगला अपडेट इंडियन नेवी के कैरियर एविएशन प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी साल के अंदर ही फ्रेंच नेवी का रफाल एम फाइटर जेट पहली बार INS विक्रांत पर लैंडिंग करने वाला है। ये ट्रायल फर्स्ट फ्लाइट कैंपेन यानी FFC का हिस्सा होने वाला है और इसका उद्देश्य रफाल मरीन की भारत के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कंपैटिबिलिटी को वेरीफाई करना होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि यह ट्रायल किसी एयरक्राफ्ट डिलीवरी का हिस्सा नहीं होने वाला है। रिपोर्ट के हिसाब से इस मिशन में फ्रेंच नेवी के रफाल एम और फ्रेंच नेवी के पायलट ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये देखना होगा कि रफाल एम INS विक्रांत के स्की जंप डेक, अरेस्टेड लैंडिंग सिस्टम और डेक ऑपरेशन के साथ कितना इफेक्टिवली ऑपरेट कर पाता है, क्योंकि फ्यूचर में इसी कैरियर से इंडियन नेवी के रफाल एम फाइटर जेट ऑपरेट करने वाले हैं। तो इसे अभी से ही टेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी बन चुका है, क्योंकि अगर बाद में कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो जब तक हमारे रफाल हमको डिलीवर किए जाएंगे तो तब तक हम मॉडिफिकेशन काम को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे रफाल को तुरंत INS विक्रांत पर डिप्लॉय करना आसान होने वाला है। अब इसके बाद अगले साल एक सेकेंड फ्लाइट कैंपेन को भी कंडक्ट किया जाएगा। इन दोनों ट्रायल के दौरान अप्रोच प्रोसीड्योर, स्की जंप टेक ऑफ, अरेस्टेड रिकवरी, डेक हैंडलिंग और INS विक्रांत के अरेस्टेड गियर की परफॉर्मेंस को रियल टाइम मैरीटाइम कंडीशन में टेस्ट किया जाएगा। इस प्रिपरेशन के लिए INS विक्रांत पर कुछ इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन भी किए जा रहे हैं ताकि कैरियर को रफाल एम के ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुल्ली ऑप्टिमाइज किया जा सके। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत ने 2025 में फ्रांस के साथ 26 रफाल एम फाइटर जेट के लिए एक डील को साइन किया था। इस डील के अंदर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 2028 के आसपास हमको शुरू होने वाली है और एक साल के अंदर ही पूरी फ्लीट भारत को डिलीवर किया जाने वाला है। इंडक्शन से पहले इंडियन नेवी के पायलट्स और मेंटेनेंस क्रू को भी फ्रांस की तरफ से ट्रेनिंग को भी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया जा चुका है। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट और भारत के डिफेंस कोऑपरेशन की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के चेयरमैन और जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कोऑपरेशन के CEO डॉक्टर विवेक लाल के बीच न्यू दिल्ली में अभी एक हाई लेवल की मीटिंग को अरेंज किया गया था। इस मीटिंग में सिर्फ MQ-9B ड्रोन्स ही नहीं बल्कि फ्यूचर में एडवांस अनमेन्ड कॉम्बैट सिस्टम्स को भारत में जॉइंटली डेवलप और मैन्युफैक्चर करने पर चर्चा किया गया है। रिपोर्ट के हिसाब से जनरल एटॉमिक अभी सिर्फ भारत को ड्रोन्स बेचना नहीं चाहता है बल्कि मेक इन इंडिया के तहत लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को एक्सपैंड करना चाहता है। यह डेवलपमेंट उस समय पर सामने आ रहा है जब भारत पहले ही 31 MQ-9B ड्रोन्स का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर चुका है और फ्यूचर में और भी मेल और UCV प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने की प्लानिंग कर रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग प्रपोजल एवेंजर UCV यानी प्रेडेटर C ड्रोन को लेकर सामने आया है। ये एक जेट पावर स्टेल्थ अनमेन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जो कि MQ-9B से काफ़ी एडवांस माना जाता है। इसमें इंटरनल वेपन बे, हायर स्पीड और लो रडार सिग्नेचर जैसे फीचर मौजूद होते हैं। ये ड्रोन्स इंटेलिजेंस, प्रिसिशन स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एनिमी एयर डिफेंस सप्रेशन यानी सीड मिशन को भी एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर फ्यूचर में भारत इसको अडॉप्ट करता है तो हाई थ्रेट एनवायरनमेंट के अंदर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटी को काफ़ी बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा मीटिंग के दौरान गैम्बिट कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी चर्चा हुआ था और ये एक लॉयल विंगमैन ड्रोन कॉन्सेप्ट है जो कि फ्यूचर में तेजस मार्क 2, रफाल, Su-30 MK और MK जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर ऑपरेट कर सकता है। ये ड्रोन्स रिकॉनेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिकॉय मिशन और प्रिसिशन स्ट्राइक मिशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे खास बात यह कि जनरल एटॉमिक रिपोर्टेडली इन एडवांस प्लेटफॉर्म्स की लोकलाइज प्रोडक्शन और सप्लाई चेन भारत में एस्टेब्लिश करने का प्लान किया जा रहा है। इससे सिर्फ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ही फायदा नहीं होगा बल्कि फ्यूचर में भारत अनमेन्ड सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब के रूप में भी सामने आ सकेगा। अगला अपडेट 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम की तरफ से और अभी हम एक तरीके से 5th जनरेशन फाइटर रेस के बारे में बात करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और टर्की के बीच कान 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर डिफेंस कोऑपरेशन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हालांकि पाकिस्तान का इस प्रोग्राम में फाइनल रोल अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन इस डेवलपमेंट ने भारत के डिफेंस प्लानर की नज़र को पूरी तरह अपने तरफ खींच रखा है। अब सभी को पता होगा कि टर्की का कान फाइटर जेट अपनी पहली सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल को कंप्लीट कर चुका है और टर्की इसको अपना पहला इंडिजिनस स्टेल्थ फाइटर के रूप में डेवलप कर रहा है। अब पाकिस्तान फ्यूचर में इस प्रोग्राम के अंदर इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप और एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट दोनों ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा है। इस वजह से भारत के लिए भी MK प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने की जरूरत अभी और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज भी देखने को मिलने वाला है। अब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करना और उसको सर्विस में लाना किसी भी देश के लिए बहुत ही महंगा और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होने वाला है। पाकिस्तान एक तरफ चाइना के J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर में इंटरेस्ट दिखा रहा है और दूसरी तरफ कान प्रोग्राम के साथ भी जुड़ने की कोशिश कर रहा है।
ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक साथ दो एडवांस 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को फंड करना पाकिस्तान के डिफेंस बजट के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। इसके अलावा कान खुद भी अभी डेवलपमेंट फेज में और एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल सर्विस में आने से पहले कई एक्सटेंसिव फ्लाइट ट्रायल को कंप्लीट करने की जरूरत पड़ने वाली, जिसमें फ्लाइट ट्रायल के अलावा वेपन इंटीग्रेशन ट्रायल और सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी शामिल होने वाली है। और डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इसको फास्ट ट्रैक मोड में भी किया जाता है तब भी इसको कंप्लीट होने में 2030 तक का समय लग सकता है। दूसरी तरफ भारत भी अभी अपनी 5th जनरेशन एमका फाइटर जेट प्रोग्राम पर तेजी से काम करने की कोशिश कर रहा है। इस एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ डिजाइन, एडवांस सेंसर, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी और इंडिजिनस वेपन इंटीग्रेशन देखने को मिलने वाला है। साथ ही सुपर सुखोई अपग्रेड, तेजस मार्क 2 और फ्यूचर इंडिजिनस इंजन जैसे प्रोजेक्ट भी इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को और भी मजबूत बनाने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एमका प्रोजेक्ट अभी तक अपनी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज तक ही नहीं पहुंच सका है, जबकि पाकिस्तान के पास अभी दो 5th जनरेशन फाइटर जेट का ऑप्शन मौजूद है, जो कि वर्तमान के हालात में पाकिस्तान को 5 से 7 साल तक का एडवांटेज दे सकते हैं, जिसमें वो एमका के इंडक्ट होने से पहले ही कान या फिर J-35 जैसे एयरक्राफ्ट को हासिल कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो भारत के पास कम से कम 10 साल के लिए एक सीरियस डिसएडवांटेज मौजूद होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।